दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर क्लब। दोस्तों, एक तरफ फैशन तो दूसरी तरफ सन्यासी। गुमनाम रहकर पूरब और पश्चिम में न जाने कितने ही नए कलाकारों के उपकार किए। रोटी कपड़ा और मकान के हरियाली और रास्ता दिखाए। क्रांति उनकी केवल एक फिल्म का नाम नहीं था, बल्कि शहीद के कलर या कि कलयुग और रामायण तक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर राष्ट्रीय और सामाजिक कहानियों से अनेक क्रांतियां। उनके शोर में भी शालीनता थी। जो मिला या उसी से संतोष। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रेट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर मनोज कुमार जी, जिनको मैं क्या भूलूंगा, दुनिया नहीं भूलेगी। और मनोज कुमार जी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लीजेंड पत्रकार लेखक, माधुरी के पूर्व संपादक श्री विनोद तिवारी जी पुणे से विशेष आग्रह पर उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं पिक्चर प्लस पे। नमस्कार धन्यवाद। दोस्तों, मनोज कुमार जी के बारे में हम आगे बढ़े उससे पहले विनोद सर के बारे में एक बात कहना हम उचित समझते हैं कि विनोद तिवारी जी माधुरी पत्रिका के संपादक रहे। और वैसे तो ये पत्रिका जब से शुरू हुई तब से उस पत्रिका के सदस्य रहे हैं, लेकिन अरविंद कुमार जी के बाद विनोद सर ने उस पत्रिका को पूरी तरह से एक संपादक के तौर पर एक जिम्मेदारी संभाली थी। और उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग से जुड़े रहे, जहां 30 साल तक उन्होंने अध्यापन किया, नई पीढ़ी को तैयार किया। और हाल में उनकी यह किताब प्रकाशित होकर आई है और इस किताब के बारे में हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे और सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्म पत्रकारिता उस दौर की और आज के दौर की जो फिल्म पत्रकारिता है उसमें कितना अंतर आया है। लेकिन फिलहाल हम अ, मनोज कुमार जी के बारे में विनोद सर से चर्चा करते हैं। विनोद सर, मनोज कुमार जी अब दुनिया में नहीं रहे और आपकी उनसे बहुत पुरानी मुलाकातें रही है। जब इस खबर को आपने सुना तो निश्चित तौर पर दुख तो हुआ ही होगा। एक अजीब सा ये सवाल है कि दुख ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि क्या क्या ऐसी बातें आपको अचानक से याद आने लगी मनोज कुमार जी के बारे में, जब आपने ये खबर सुनी तो कैसा महसूस हुआ आपको? वैसा ही लगा जैसा किसी करीबी मित्र के चले जाने पर लगता है। जी जी। वो फिल्म स्टार तो थे ही, जी जी। निर्माता निर्देशक थे, ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जी इन सब से बढ़कर मेरे लिए वो एक दोस्त हैं। मेरी उनसे मुलाकात उस समय हुई थी जब माधुरी शुरू ही हुई थी। जी। जी वो उन दिनों वो उतने बड़े स्टार नहीं थे, वो भी स्ट्रगल से बाहर आ रहे थे और धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में। जी। जी और उसी समय माधुरी शुरू हुई थी। जी। जी तो माधुरी के बारे में बात करने या उसका पहला अंक दिखाने, इस तरह के कामों के लिए उनके पास आना जाना शुरू हुआ था। जी। जी जी। और उस समय से ही वे बहुत ही शांत, सौम्य, सुंदर तो थे ही जी और जी। जी संग में साहित्य प्रेमी भी थे जी। जी वो जी। भी। और मैं कहूँगा कि उनसे भी बढ़ के उनकी पत्नी शशि जी, वो जी और जी। भी ज़्यादा साहित्य से रुचि रखने वाली थी। तो और इसीलिए मेरा उनसे एक पत्रकार और एक फ़िल्म स्टार्स का जो नाता होता है, उससे थोड़ा और आगे बढ़ कर के थोड़ा और क्लोज़ जो संबंध बना, वो इसी वजह से बना। जी तो वो लोग दोनों जने फ़िल्म के अलावा साहित्य की, अलग तरह की रचनाओं की, अलग तरह की कहानियों की, अलग तरह के सोच की बात ज़्यादा करते थे जी। जी और इसलिए वो दूसरे स्टार से अलग भी लगते थे। जी। वही चीज़ उन्होंने अपनी फ़िल्मों में भी देने की कोशिश की। और हम्म। ये बात सही है कि कुछ ऐसे प्रयोग जो उन्होंने किए,
जी, जी, वो जी। सफल नहीं हुए। जैसे हुँ। शोर की बात अभी आपने की थी। जी, 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 शोर जी। शोर बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। जी, एक जी, ऐसे बिल्कुल। पिता की कहानी जी, जी, जी। जो अपने बेटे के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। जी, जी। बहुत अलग सब्जेक्ट था, दिल को छूने वाला विषय था। बिल्कुल, 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 लेकिन बिल्कुल। अब नहीं चला तो अब क्या किया जाए? बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं और नहीं चल पाते या पब्लिक को पसंद नहीं आते। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है इसको। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें क्या आपको लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह, चूँकि इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए ही मैं ये सवाल कर रहा हूँ, हालाँकि मैं कुछ और भी पूछना चाह रहा था, जब बात शोर की चली है तो। क्या इस तरह की फ़िल्में जो मनोज कुमार जी की रहीं, जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब एक जो ब्लॉकबस्टर जैसा कहते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो एक आम तौर पर जो मुहावरा बना हुआ है, उस भाषा में अगर हम कहें, तो वह फ़िल्म उस तरीके से नहीं चली। क्या इसकी वजह ये थी कि उनकी जो एक छवि बन गई थी स्क्रीन पर, एक राष्ट्रवादी नायक के तौर पर, एक देशभक्ति फ़िल्म निर्माता, निर्देशक और हीरो होने के नाते, उससे पहले उन्होंने उपहार बना ली थी, शहीद तो बना ही ली थी। तो इस तरह की जो फ़िल्में बनाई थी, क्या वो एक बड़ी वजह थी कि उनको दर्शक उसी रूप में बार-बार देखना चाहते थे? ये बात बहुत सही है आपकी कि उनकी प्रतिभा किसी हद तक एक दायरे में सिमट गई। जी, ऐसा नहीं कि वे और तरह के विषय नहीं बना सकते थे या अच्छे नहीं बना बिल्कुल, सकते थे या बिल्कुल। नहीं बनाने की कोशिश की। लेकिन दर्शक को हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि ये कुछ देशभक्ति की बात फिर इसमें होगी, कोई इस तरह की बातें इसमें से निकल के आएँगी, कोई इस तरह के गाने इसमें होंगे। तो हुँ, हुँ, कुल मिलाकर के जो उनकी एक छवि थी, हुँ, बहुत बड़ी थी, लोगों ने बहुत पसंद की, लेकिन खुद मनोज कुमार के लिए वो छवि उनको सीमित दायरे में बंद करके रखे रही, इसमें कोई शक नहीं है। और इससे बाहर आने की उन्होंने कोई ऐसी बड़ी कोशिश तो नहीं की, कोई विद्रोह करने जैसी बात तो नहीं की, लेकिन वे खुद ये नहीं मानते थे कि वो देशभक्ति की फ़िल्में ही बनाएँगे या वही उसी दायरे में रहेंगे। दूसरे हुँ, बहुत हुँ। सारे विषय उन्होंने सोचे थे, बहुत सारी नई बातें वो सोचते थे और अगर वो जी, जी, होती, जी। हुँ, तो हुँ। शायद वो इससे बाहर भी आ सकते थे। जी, जी, जी। इस इस संबंध में मैं एक बात बताना चाहूँगा, बिल्कुल। जो मनोज जी ने खुद और शशि जी ने मुझे बताई थी। सभी लोग जानते हैं कि मनोज जी हवाई सफ़र से बहुत घबराते थे। जी। आम तौर पर सफ़र नहीं करते थे हवाई जहाज़ से, ट्रेन से जी, जी। आते-जाते थे। हुँ, हुँ। तो कहा ये जाता था कि वो शायद डरते हैं उससे, सफ़र से। लेकिन एक बार जब मैंने उनसे पूछा था, क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा था कि सच बात तो ये है कि जो टाइम मुझे बम्बई में रहते हुए नहीं मिल पाता, वह टाइम मैं ट्रेन के सफ़र में उसका उपयोग कर लेता हूँ। तो ऐसे ही एक सफ़र की बात उन्होंने मुझे बताई थी। शशि और मनोज दोनों दिल्ली से मुंबई आ रहे थे। जी, एसी कंपार्टमेंट फर्स्ट क्लास का जो था, उसमें एक सीट में मनोज जी थे, सामने की सीट में शशि जी थी। जी। तो उन दोनों के बीच में बात ये शुरू हुई कि हुँ, अगर ये मान लिया जाए कि ये दोनों अलग-अलग मुसाफिर हैं, एक-दूसरे को हुँ। नहीं जानते जी। और एक-दूसरे से बात भी करना नहीं चाहते, तो कैसा हो? तब क्या होगा? तब ये होगा कि वो सारी बात अपने मन ही मन सोचेंगे एक-दूसरे के बारे में। हुँ, कुछ ये सोचेंगे, कुछ वो सोचेंगे, फिर उनको लगेगा कि अच्छा ऐसा था तो ये शायद ऐसा करेगी, वो ऐसा करेगी तो मैं ऐसा करूँगा। ऐसी बातें दोनों के मन में आती रहेंगी पूरे सफ़र भर। तो वो हुँ, दोनों आपस में बात करते रहे। कुछ मनोज जी ने कहा अपना कि उसके बाद उनके बारे में कुछ कहा, शशि जी ने कुछ कहा, दोनों ने बात की। लेकिन तय ये था कि अगर ये फ़िल्म बनाएँगे तो उसमें वो लोग आपस में ये बात कहेंगे नहीं, मन ही मन में होगी और उसको पर्दे पर किस तरह से दिखाया जाएगा ये बाद में तय करेंगे।
लेकिन बातें क्या होंगी ये आपस में दोनों डिस्कस करते रहे। और उन्होंने मुझे बताया कि वो पूरा सफ़र जब ख़त्म हुआ, जब तक वो मुंबई पहुँचे, तब तक एक फ़िल्म की पूरी स्क्रिप्ट का ढाँचा उनके मन में, खाका पूरी जी, तरह जी, से तैयार हो गया था। जी, तो जी, इस तरह से वो सब समय का सदुपयोग करते थे, इस तरह नया विषय सोचने की बात करते थे। जी, जी, जी। कुछ अंदाज़ा है कि वो कौन-सी फ़िल्म रही होगी? जो एक नहीं, वो बार मैंने दरअसल एक कहानी सुनी थी, मैंने जो एक कहानी सुनी थी उनके बारे में, और वो हाँ, कहानी शायद उपकार को लेकर था। जब शास्त्री जी ने दिल्ली में उनको कहा कि आप इस तरह की फ़िल्म बनाइए, तो शायद मुंबई से जी। दिल्ली लौटने के दौरान उन्होंने एक प्लॉट तैयार किया था, और वो प्लॉट तैयार किया ये था ट्रेन में। ये तो मैंने बताया ना कि इस तरह से वो नए-नए विषय सोचते रहते थे। ये जी, 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 एक जी। वाक़या है कि उन्होंने एक ये विषय सोचा, ये बना या जी। नहीं बना वो बात है, बनी नहीं। वो बात जो अच्छा, आप कह ओके। रहे हैं वो भी सही है, वो भी बात जी, सही जी, है कि वो जी, इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे जब शास्त्री जी ने उनसे कहा कि जी, आप किसानों और जवानों को लेकर के भी कोई फ़िल्म बनाइए। तो हुँ। इतना उनके मन में एक उत्साह जाग गया जी, कि वो जी, जी। तुरंत उस पर काम करने के लिए तैयार हो गए। जी, जी, और जी। ये तो बार-बार होता था दिल्ली बम्बई आना-जाना या और जगह भी ट्रेन से आना-जाना, और उस दौरान वो कुछ न कुछ सोच करके अपना कुछ विषय बना लेते थे। ये उसका जी, जी। विषय भी उन्होंने बम्बई आने तक तैयार कर लिया था, ये बात जी, जी, सही है। जी, जी। इसी तरह से जी, काम जी, जी। करने का उनका तरीका था, जी, जी, जी। और इसीलिए शायद वो ट्रेन का सफ़र पसंद भी करते रहे। जी, जी, जी। अगर हम एक व्यक्तित्व की बात करें, मनोज कुमार एक व्यक्तित्व की हम बात करें, तो व्यक्तित्व के तौर पर आप उनको किस प्रकार से आँकते हैं? कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री में 70-80 के दशक में बहुत सारे बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बीच आप रहे हैं। उन सभी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आपने राज कपूर को भी बहुत ही नज़दीक से देखा, सुना, देवानंद को भी देखा, सुना। ऐसे तमाम दिग्गज जो फ़िल्म मेकर्स हैं, उन सबको आपने बहुत ही करीब से देखा, सुना है, उनसे बातचीत आपकी हुई है। उन सब के बीच मनोज कुमार जी की शख्सियत जो है, उसको आप किस रूप में आँकते हैं? कितना अलग मानते हैं? जितने दूसरे बड़े स्टार थे, जैसे राज जी। कपूर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, वो ग्रेटेस्ट शोमैन कहलाते थे और जी, उनको जी, वो बिल्कुल। उस तरह से रहना पसंद था। हुँ। बड़ी-बड़ी पार्टियाँ करना, बड़े-बड़े फंक्शन करना, बड़े स्टाइल से रहना उनको अच्छा लगता था। उसी तरह देव साहब थे, उनका जो जी, सारा कुछ स्टाइलाइज़ जो था, जो लोगों को पसंद भी बहुत आता था, वो जी, उसी जी, तरह जी। के थे, थोड़े से वेस्टर्न तरफ को झुके हुए। हुँ। ज़्यादातर इंग्लिश में बात करना उनको पसंद था, हाँ, 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 और बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। वो अपना अंदाज़ था उनका। तो ठीक है, होता है हर एक स्टार का। तो ज़्यादातर स्टार जो उस समय थे, वो इसी तरह के थे। थोड़ा-सा जी। वेस्टर्न तरीकों की तरफ झुके हुए और ज़्यादा शो करने के शौकीन। और उनको ये हुँ। लगता था, स्टार्स को सबको लगता था कि ये किसी स्टार के उसमें रहना या फ़िल्म के दौरान, फ़िल्म के जगत में रहने में, एक्टिंग करने में या रहने में, थोड़ा-सा स्टाइलिश रहना ही होता है, ये मानते हुँ। थे। जी, मनोज जी। जी इसके करीब-करीब विपरीत थे। वो हुँ। कभी पार्टियों में नहीं गए। हुँ। मैंने उन्हें किसी भी बड़ी फ़िल्म की पार्टी में कभी नहीं देखा। हुँ। और वो शायद इसलिए भी कभी नहीं गए कि उनको जो पार्टियों में चलता है आम तौर पर, शराब का हुँ। जो दौर चलता है, हुँ। उससे वो जी, पूरी जी। तरह अलग थे। वो हुँ। टी-टोटलर थे। कभी उन्होंने हुँ। शराब नहीं पी, और हुँ, हुँ, हुँ। ना घर में, ना पार्टी में, ना कहीं। उससे उनका, वो ये कहते थे दूसरे लोग जो पीते हैं या जो जिनको इसका शौक है हुआ करे, होता होगा, हुँ, वो उनकी जी। अपनी इच्छा है, वो जैसा कहते हैं। हुँ। मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं करता। हुँ। मुझे पार्टी में जाना पसंद नहीं है, मैं नहीं जाता। हुँ, उनको हुँ, जाता तो लगता होगा वो अच्छा है। तो हुँ। किसी हद तक घरेलू किस्म के इंसान थे, और इस बात को लेके थोड़ी-सी हँसी भी होती थी फ़िल्म इंडस्ट्री में। हँसी मतलब लोग ये कहते थे कि भई किस तरह का इंसान है, फ़िल्म हुँ। इंडस्ट्री में रहता है, शराब नहीं पीता। फ़िल्म इंडस्ट्री में है, नॉन-वेज नहीं खाता। जी, जी, और जी। उससे भी बढ़ के बात ये थी कि उनकी बहुत सारी हीरोइनें भी ये कहती थी, मुझसे भी बहुतों ने कहा है कि ये किस तरह का हीरो है
जिसे जब रोमांस का मौका मिलता है फिल्म की शूटिंग के दौरान और फिल्म के लिए, उस समय भी ये हीरोइन से 1 फीट दूरी रख के अपना शॉट देता है। हीरोइन के नजदीक तब भी नहीं आता। तो ये एक उनका ये था कि भाई थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। तो वो उस बात को लेके थोड़ी-सी मुस्कुराहट हीरोइनों के चेहरे पे आया करती थी। जबकि दूसरे हीरोज़ के बारे में कहा जाता है कि इस तरह के रोमांस के मौके जब होते हैं, तो वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और उनको इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा, बड़े-बड़े हीरोज़ के हीरोइनों के अफ़ेयर होते रहते हैं। मनोज के कोई अफ़ेयर सुनाई नहीं देते कभी भी। बहुत ही नहीं हुए। अलग-थलग रहते बारे में कहा गया। इंडस्ट्री में बहुत अलग-अलग। अलग-थलग एकांत प्रिय ज़्यादातर रहते थे। हाँ, एकांत प्रिय थे इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा थोड़ा पढ़ने-लिखने का शौक था। जी, जी। और उपन्यास या और चीज़ें भी पढ़ते थे, तमाम चीज़ पढ़ते थे और हमेशा ये कोशिश होती थी कि कोई नया विषय दिमाग में आ जाए। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ़ देशभक्ति की बात सोचते थे, जी, जी, बल्कि एक बिल्कुल, बार बिल्कुल। तो एक बार ऐसा हुआ, हुँ, माधुरी बंद हो गई थी तब की बात है ये और उनकी भी तबीयत कुछ थोड़ी-सी ढीली रहती थी और उनके समकालीन भी सब थोड़े वृद्ध हो चुके थे। हुँ, मैं प्रिंट मीडियम छोड़ कर के टेलीविज़न में चला गया था। जी, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न में जब मैं था, तब ये एक बात हुई कि मनोज जी से ये बात की जाए कि कोई सब्जेक्ट हमारे लिए बनाएँ। तो ये प्रस्ताव लेके मैं उनसे मिलने गया था। तब वो लेटे हुए थे, कमर में बहुत दर्द था उनके और थोड़े परेशान थे, उसकी वजह से इलाज भी चल रहा था। फिर भी ये सोच कर के कि फिर से कुछ एक अच्छा विषय बनाने का मौका मिल रहा है, वो हुँ, उठ के बैठ गए एकदम से। और फिर उन्होंने ये कहा कि एक विषय है मेरे दिमाग में जो मैं बहुत दिन से बनाना चाहता हूँ और आप लोगों से बात होगी तो मैं इसे डेवलप करूँगा। तो वो विषय इस तरह का था कि एक सीधा-साधा आदमी है, गंगाराम जैसा नाम या इस तरह की कोई हो देसी देसी और बिल्कुल वो देसी हाँ। हाँ, बहुत सीधा आदमी है और उसको बड़ी मुश्किलों से पोस्ट ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। और अच्छा, पोस्ट ऑफिस में उसको काम ये दिया जाता है कि जो लिफ़ाफ़े आते हैं, जो चिट्ठियाँ जैसे पहले चलती थी उस ज़माने में, उनमें हुँ, टिकट लगे होते हैं, उन पर स्टैम्प लगाई जाती है, मोहर लगा देते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। वो लिफ़ाफ़ों पर स्टैम्प वो लगाने स्टैम्प्स जो होते हैं, उन पर मुहर लगाने का काम उसे दिया गया। अब वो यह सोच के बहुत परेशान हुआ कि ये कैसा काम दिया गया मुझे। क्योंकि टिकट जो थे उनमें गांधी जी की फ़ोटो थी, उसमें नेहरू जी की फ़ोटो थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो थी, हुँ, तो उससे ये काम हुआ ही नहीं। हुँ, तो उसने ये किया कि काम तो करना है, नौकरी करनी तो वो जो टिकट है उनको निकाल लेता था वो और बाद में उ उसमें मुहर लगा करके आगे वो भेज देता था। और हुँ, टिकट सँभाल के अपने पास रख लेता था कि ये मेरे वो नेता हैं, ये वो जिनके आदर्शों की बात मुझे सिखाई गई है, जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, जिनका जैसा मैं बनना चाहता हूँ। तो इन पर कालिख पोंछती जाए ये तो मेरे से होगा नहीं। हो, हो, तो हो, तो क्या बात वो है! क्या सँभाल के सोच थी। जी, तो वो उनको निकाल के रख लेता था। हो, हुआ ये बाद में कि थोड़े दिन बाद ये बात खुल गई जी, और वो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। और हुँ, पकड़ के उसको नौकरी से निकाल दिया गया। हुँ, नौकरी से निकाल देने के बाद उसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने कौन-सा गुनाह किया है। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू या गांधी जी के चित्र पर कालिख नहीं पोंछ लगाना चाहता, नहीं उसको रंगना चाहता उस मुहर से, तो ये कहाँ पर गलती कर रहा हूँ? हुँ, और इस गलती के लिए वो लड़ने को तैयार हो गया और फिर किस तरह से उसकी लड़ाई आगे चली और फिर क्या हुआ, ये विषय उन्होंने उनके दिमाग में था जो वो कह रहे थे कि मैं बनाना चाहता हूँ। हुँ, और
जब ये बात हुई तो फिर मैंने उनसे थोड़ी पूछा कि इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से देशभक्ति वाली बात जो है घूम फिर के आपके विषय में आ ही गई। जी, तो जी, तब उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं जब कोई भी विषय बनाता हूँ, उसको जी, बुनता हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ, उसकी बात करता हूँ, तो ये सोच के कभी भी नहीं करता कि इसमें कभी देशभक्ति की बात करनी है मुझे। हुँ, वो विषय जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, मेरे अंदर कहीं न कहीं कोई ऐसी भावनाएँ हैं, जिनके साथ मैं भी बड़ा हुआ हूँ इस गंगाराम की तरह। तो हुँ, खुद ब खुद आ जाती हैं उसमें, मुझे पिरोनी हुँ, नहीं पड़ती। जी, जी, तो ये कहना कि मैं जानबूझ के उसमें देशभक्ति की बातें डालता हूँ और फिर उसको उसी तरह बना करके इस वाले क्षेत्र को भुनाना चाहता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं हुँ, हुँ, विषय को अपने हिसाब से ले जाता हूँ और उसमें जो हुँ, बातें आ जाती हैं, तो आ जाती हैं, मेरे किए से नहीं होती। हुँ, हुँ। देशभक्ति का रंग सहजता से आ जाता है अपने आप ही। अपने ये आप आ उनकी जाता है। जी, जी, ये बिल्कुल, उनका बिल्कुल सही कहा कहना आपने। था। जी हाँ। हाँ। जी, जी। तो मैं एक ये सवाल करना चाह रहा था कि मनोज कुमार जी के बारे में क्योंकि उनकी फ़िल्मों के बारे में मैं क्या आपसे बात करूँ क्योंकि फ़िल्में तो जगज़ाहिर है, क्या कहानी है, क्या किरदार है, उस पर हम भी कुछ सवाल करेंगे आपसे लेकिन क्योंकि आप उनके इतने नज़दीक रहे हैं, आपने उनको इतने नज़दीकी से आपने उनको देखा है, मुलाकातें हुई है, मैं ज़रा अलग बातचीत करना चाहता हूँ कि उनका एक बहुत ही मददगार पक्ष था, उनके व्यक्तित्व का एक जो पहलू था, एक मददगार व्यक्ति का भी रहा। उन्होंने बहुत सारे स्टार्स को मदद की। धर्मेंद्र के बारे में मैंने उन्हीं की ज़ुबान से सुना था कि धर्मेंद्र जी शायद उस वक़्त बहुत निराश हो गए थे मुंबई से, लौटना चाहते थे। मुझे वो ठीक से बिल्कुल वो याद नहीं है उस वार्ता में कि शायद उनकी कोई फ़िल्म आ गई थी या नहीं आई थी या कोई मिली थी या बड़ी फ़िल्म नहीं मिली थी, उस बीच की परिस्थिति थी। वो निराश हो गए थे और लौटना चाहते थे। तो मनोज कुमार जी ने कहा, "आप रुक जाइए, हम लोग जितना भी कमाएँगे उसमें मिल-जुल के बाँट के खा लेंगे। हम लोग यहीं रहते हैं और यहीं मिलकर स्ट्रगल करेंगे, आगे बढ़ेंगे।" ये तो शुरुआती दौर की बात हो गई, लेकिन आगे चल कर के जैसे विनोद खन्ना है, शत्रुघ्न सिन्हा है या फिर अमिताभ बच्चन है, ऐसे तमाम कलाकारों को उन्होंने बहुत मदद की और अपनी फ़िल्मों में काम करने का मौका दिया। उनके एक मददगार पहलू जो है उनके व्यक्तित्व का, उनके बारे में आप बताएँ? ये जो बात आपने बताई, ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उस जी, समय धर्मेंद्र भी नए थे, जी, स्ट्रगल कर रहे थे, मनोज खुद स्ट्रगल कर रहे थे और इनके एक जी, तीसरे साथी भी थे, राजेंद्र कुमार। जी, जी, ये जी, बिल्कुल। तीनों लोग मिलना-जुलना इनका होता था। राजेंद्र कुमार को काम मिलने लगा था और वो कुछ-कुछ उनका जो करियर है, वो पटरी पर आने लगा था। जी, जी, लेकिन ये दोनों तब स्ट्रगल कर रहे थे और एक बार धर्मेंद्र को लगा कि बहुत हो गया, अब कुछ होगा नहीं यहाँ और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब पंजाब लौट जाना चाहिए। तो ये लोग जी, अलग-अलग रहते थे, कहीं पर किसी भी तरह से रहते थे, आना-जाना कैसे भी करते थे, पैसा नहीं होता था, कोशिशें करते रहते थे। हुँ, हुँ, तब मनोज कुमार को जब पता चला कि वो जाने वाले हैं, वो शायद 1-2 दिन के अंदर चले भी जाते, तब ये हुँ, दौड़े-दौड़े उनके पास गए थे और उनसे कहा जी, था कि इस तरह से हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ रहो, हम लोग साथ में कोशिश करेंगे और फिर जो भी होगा उसको भुगतेंगे। उनके कहने पर ही धर्मेंद्र रुके थे और ये बात सच है कि धर्मेंद्र के रुक जाने से हुँ, और आगे जाके सफल हो जाने से फ़िल्म जी, जी, इंडस्ट्री को एक ऐसा स्टार मिला, एक ऐसा कलाकार मिला, जिसने पुरानी सारी मान्यताएँ ध्वस्त कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल। ही मैन की जो छवि थी, उसके पहले जो थे ना लोग, जो सॉरी, ये हुँ, माना जाता था कि थोड़ा-सा चॉकलेटी किस्म का होना चाहिए हुँ, हीरो हुँ, और शारीरिक जो सौष्ठव था, उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। जी, 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 धर्मेंद्र सौम्यता ने हो वो अधिक कर जी, धर्मेंद्र ने वो पुरुष सौंदर्य जो था ना, उसको हुँ, एक तरह से स्थापित ही कर दिया। बिल्कुल, आज देखिए क्या होता है, आज जो भी लड़का हीरो बनने आता है, पहले बॉडी बनाता है, जिम में जाके। जी, उसके बाद एक्टिंग की को निखारने की कोशिश करता है। तो ये जो एक नया उन्होंने वो चलन दिया था, उसको देने के पीछे एक बहुत हद तक मनोज कुमार की उनको
हिम्मत बढ़ाने की वह बात थी। जी। उसके बाद भी एक बात जो उनमें थी, जितने बहुत लोग उनके पास आते थे काम मांगने के लिए, मिलने के लिए, उसके लिए। जब कई बार मैंने देखा कि 2-2, 3-3, 4-4 लोग जिनको जो छोटे-छोटे रोल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनसे मिलने आते थे। और उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। ऐसा नहीं कहा कि भाई देखो नहीं होगा, अब इंडस्ट्री है, चले जाओ वापस, कुछ कर लो, ऐसा नहीं। हमेशा वो ये कहते थे कि देखो कोशिश करनी पड़ेगी, लगे रहो, और जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये जो लोग हैं, विनोद खन्ना को वो असल में उपकार में वो वाला रोल लेना चाहते थे जो बाद में प्रेम चोपड़ा ने किया। जी, वो बिल्कुल। वाला रोल उनको ऑफर किया था उन्होंने, और जो भी वजह रही होगी, विनोद खन्ना ने नहीं किया वो। इसी तरह से अमिताभ को वो एक रोल के लिए लेना चाहते थे किसी फिल्म में, जो उन्होंने नहीं किया या नहीं कर सके, अपनी बहुत सारी बातें होती हैं उसमें। तो लेकिन अपनी तरफ से मनोज कुमार ने जितने भी लोग थे, नए-नए लोगों को, जो छोटी-छोटी कॉमेडी करने वाले लोग थे, साइड में रोल करने वाले कितने लोग थे, उनकी फिल्मों में देखिए छोटे-छोटे कितने सारे लोग मिलेंगे जिनको उन्होंने प्रमोट बहुत किया। बहुत बहुत सारे बहुत किरदार होते हैं। हुँ। तो वो फिर धीरे-धीरे करके वो एक तरह से वो बन गए थे कि मदद के लिए अगर कोई बात करनी है तो उनके पास जाओ। और वैसे ही लेखकों को, जो नए जो लोग लिखने के लिए आए थे, जो गाने लिखना चाहते थे, और जो हिंदी के पोएट थे ना, जो लोग कवि लोग थे, उनको हमेशा सुनते रहते थे। वो कभी घर बुला के या कभी और एक 3-4 जनों की एक छोटी-सी गोष्ठी करके उनको सुनते संतोष थे। आनंद मेरे ख्याल से संतोष आनंद उसी बीच में उनसे संपर्क हुआ होगा। उसी उसी उसमें वो थे। वो तो मैंने देखा हुआ है एक बार। अच्छा, वो शायद उनकी पहली मीटिंग रही होगी या बात की, मुझे पता नहीं। मनोज जी शूटिंग कर रहे थे, बिजी तो रहते ही थे वो, और संतोष आनंद जी आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। तो टाइम घर में या सवेरे शाम नहीं मिलता होगा, बिजी रहते थे, काम चलता था, शूटिंग थी। तो सेट पर जहाँ बहुत सारा सामान-वामान रखा रहता है सामने की तरफ, उसके पीछे जो जगह होती है ना, वो खाली पड़ी रहती है। बेकार सी होती है, उसमें सब टूटी हुई कुर्सियाँ और ये और वो सब चीज़ें डाल दी जाती हैं। उस शूटिंग से थोड़ा-सा जो समय निकला, उस समय में संतोष आनंद जी को लेकर मनोज कुमार उस पीछे की जगह में जाके टूटी कुर्सियों में बैठे, और पूरा उनसे जो वो कहना चाहते थे, जो सुनाना चाहते थे, वहाँ बैठ के सुन रहे थे वो। तो मतलब ये है कि समय का सदुपयोग भी, और संग में आने वाले की हिम्मत को बढ़ाना भी। और फिर ऐसे ही करके बात बन जाती। फिर उनके साथ बात बन गई तो उनके बहुत सारे गाने संतोष आनंद जी ने लिखे। बहुत सारे गाने लिखे। हाँ, तो इस तरह से मदद करने का जो एक उनके अंदर मादा था ना, वो कभी कम नहीं हुआ। आखिर तक भी वो नए लोगों को लेने की बात करते ही रहते थे, और अपने परिवार से ही उन्होंने बेटे को, भाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन और बड़े हीरोज की तरह अपने बेटे को जो लॉन्च करने वाली बात होती है ना, उनके लिए खास तरह की फिल्म बना करके और उनकी एक इमेज बना करके, और वैसा नहीं किया उन्होंने। हाँ, मैं उन्होंने इस यही सवाल पर आने ही वाला था। मैं इस सवाल पर आने ही वाला था कि अब उनके आपने अच्छा हुआ छेड़ ही दिया उस प्रसंग को कि जी, परिवार के बाद उनके परिवार में, उनके बाद की जो पीढ़ी है, उन्होंने राजीव गोस्वामी जी को लॉन्च किया एक तरह से पेंटर बाबू में, और अपने बेटे को भी एक तरह से इंट्रोड्यूस किया। हाँ, पेंटर बाबू नाम से एक फ़िल्म बनाई थी उन्होंने। हाँ, हाँ, अपने भाई के लिए, भाई 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 राजीव गोस्वामी जी का भाई थे राजीव राजीव गोस्वामी। गोस्वामी। जी, और बेटे कुणाल गोस्वामी को भी उन्होंने सबसे पहली बार क्रांति में ही एक किशोर वय के युवक बहुत, के तौर पर उन्होंने पेश किया था। हाँ, हाँ, उसके बाद फिर बहुत छोटे-मोटे रोल में हल्की-फुल्की छोटी-छोटी फ़िल्मों में कुणाल आते रहे, फिर उसके बाद नज़र नहीं आए। मनोज कुमार के परिवार में ही उनके बाद की पीढ़ी एक तरह से स्क्रीन से दूर हो गई।
ये हुआ कि क्रांति में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया, हाँ, उन्होंने उसमें लॉन्चिंग नहीं जी, इंट्रोड्यूस किया, हाँ, उसमें इंट्रोड्यूस किया लाया जी। भी किया। लेकिन जैसे बेटे के लिए खास तरह की इमेज बना करके, उसके लिए कहानी लिखवा करके, उसके पर्सनालिटी के हिसाब से सारे डायलॉग, सारा सीन, सारा कुछ करके दूसरे लोगों ने अपने बेटों को लॉन्च किया, वैसा मनोज ने नहीं किया। उस जी, तरह की बात नहीं हुई। लेकिन इतना है कि गाइड तो ज़रूर करते थे वो कि ऐसा करो, लेकिन अपने बल पर करो। मुझसे जो जी, सलाह पूछोगे मैं बताऊँगा, लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरे बेटे को ये वाला रोल दे दो या इसमें दे दो या ले लो, वो तो मैं नहीं करूँगा, वैसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये बहुत बढ़िया। इसकी वजह से बेटे नहीं चले या भाई नहीं चला, ऐसा नहीं है। अब ये बात होती है, अपनी-अपनी किस्मत की बात भी होती है कि कोई चलता है, कोई नहीं चल पाता। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात भी मैंने उनसे एक बार पूछी थी जी, जी। कि बेटे नहीं चले, भाई को हुँ, के लिए फ़िल्म बनाई, वो भी नहीं चली, हुँ, तो क्या आपको ये अफ़सोस नहीं होता इस बात का कि कोई मेरी विरासत जिसको कह सकते हैं, उसको ले जाने आगे वाला कोई नहीं है या नहीं कर हुँ, सके, वो बात नहीं बनी। तो उन्होंने ये कहा था, बात जो उन्होंने कही थी बहुत अच्छी थी, कि देखिए मैंने पूरी मेहनत से अपना काम किया। हुँ, जो उनके लिए मैं कर सकता था या जितना मैं करना चाहता था उतना मैंने किया। और उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कोशिश पूरी की। ऐसा नहीं कि वो टाल-मटोल करी या लापरवाही करी अपने काम में और उसमें नहीं। उन्होंने भी पूरी कोशिश की, मैंने भी पूरी कोशिश की। लेकिन इसके बाद भी अगर बात नहीं बनी, तो मैं हुँ, सोचता हूँ कि हमने प्रयत्न किया, ईश्वर ने फल हुँ, नहीं दिया तो ये उसकी इच्छा है। हुँ, और हमारे यहाँ तो माना ही जाता है कि सभी को पूरा जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो वो भी जी, यही कहते थे कि नहीं मिला उन्हें आसमान तो नहीं मिला। हुँ। कम से कम मुझे इस बात का अफ़सोस नहीं है कि प्रयत्नों में कमी थी। अरविंद कुमार जी कहा करते थे कि मनोज जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे। जी हाँ। धार्मिक आयोजनों में भी जाते थे और वहाँ पर जो एक बार प्रसंग मुझे याद आ रहा है शायद ओशो के किसी कार्यक्रम में भी कभी गए थे मेरे ख़्याल से। तो इस तरह का भी उनका एक जनसंपर्क रहा है। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगातार आना-जाना उनका रहा है। तो आप ये बताएँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में उनके सबसे अच्छे दोस्त कौन-कौन थे? अगर दोस्तों की हम बात करें, उनके प्रिय दोस्त कौन-कौन? सबसे ज़्यादा जहाँ मैंने उन्हें देखा है वो कल्याणी जी आनंद जी का का संगीत का जो कक्ष था वो सबसे ज़्यादा वहाँ देखा मैंने उन्हें। जी, और ओशो का एक प्रोग्राम हुआ था शुरू-शुरू में जब वो उतने बड़े नहीं थे और फ़िल्म स्टार्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। उस हुँ। दौरान उन्होंने कल्याणी आनंद जी के यहाँ ही अपना एक प्रवचन आयोजित करवाया था ओशो ने। तो अच्छा, उसमें अच्छा, अच्छा, अपने यहाँ करवाया था। जी। पूरा पब्लिक रिलेशंस जो होता है ना, वो पूरा करते थे वो। अच्छा। तो हाँ, तो उस समय तक मतलब ये कम लोग जानते थे उनको, लेकिन शुरुआत हो गई थी। तो ये देखने के लिए कि ये जानने के लिए कि फ़िल्म वालों से तो जल्दी प्रचार मिलता है ना, हुँ, उनके हुँ, हुँ। साथ उठने बैठने या उनको अपने साथ कर लेने से एक अलग बात बनती है। जी, तो पब्लिसिटी मिल जाती है। ओशो ने कोशिश की और उसके परिणाम स्वरूप कल्याणी जी आनंद जी के यहाँ पर एक गोष्ठी उनकी हुई थी। तो मुझे याद है उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें विनोद खन्ना भी थे, उसमें विजय आनंद भी थे हुँ, और हुँ। महेश भट्ट तो उसके पहले से ही उनके साथ आते थे, उसी में मनोज भी आए थे। तो वहाँ बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और फिर लोगों ने उनका चोला और उनकी माला पहनना शुरू कर दिया। लेकिन मनोज ने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा भी कभी नहीं जताया कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं या प्रभावित हैं या उनकी शरण में जाना चाहते हैं, जैसा दूसरे लोगों के साथ हुआ।
बाकी ये है कि धार्मिक प्रवृत्ति के तो थे ही, जो भी चीजें घर में पूजा पाठ या इस तरह के जो आयोजन है वो निरंतर होते थे उनके यहाँ। और शिरडी के साईं बाबा के बहुत जबरदस्त भक्त थे, जी उनमें जी बहुत बिल्कुल। जबरदस्त आस्था थी, और जी जी इसीलिए बाद में उन्होंने वो फिल्म बना ली थी, फिल्म भी बनाई थी शिरडी के साईं बाबा। शिरडी शिरडी के साईं बाबा। और ये भी बात सही है कि शिरडी के साईं बाबा को भी उस फिल्म से बहुत फायदा हुआ, प्रचार मिला था, राइट। जबरदस्त प्रचार मिला, क्योंकि उसमें बड़े बड़े स्टार्स को लाते, उन पर कई फिल्में बनी हैं यूं तो, शिरडी के साईं बाबा पर। मनोज कुमार की फिल्म में राजन कुमार भी थे, प्रेमनाथ भी थे, बड़े बड़े लोग जो थे वो उनको ले आए थे वो। और उसकी वजह से बहुत जबरदस्त प्रचार उनको शिरडी को मिला, और शिरडी ने भी, वहाँ के संस्थान ने भी उनका पूरा सम्मान किया। शिरडी में पूरी एक रोड का नाम वहाँ मनोज कुमार रोड ही रख दिया गया था उनकी वजह से, इतना उनके लिए वो था। तो इस तरह से वो जो भी आयोजन ऐसे हो सकते हैं जहां उन्हें ये लगे कि सिर्फ दिखावा नहीं है, कुछ तत्व की बात भी हो रही है या हो सकती है, वहां उसके साथ वो हमेशा जुड़े रहे। जी 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 जी। हम लोग वार्ता के अब आखिरी क्रम में आ रहे हैं। 2-3 सवाल जी छोटे-छोटे मैं और करूँगा आपसे। आज मैं बिल्कुल ही एक मैं लालची हो गया हूँ ज़रा आपके सामने आकर के। अच्छी बात है। तो ज़रा मैं चाहता हूँ कि 2-3 सवाल और कर लूँ आपसे। एक सवाल जो शुरुआत में ही उसका जवाब थोड़ा-सा आ गया था कि उन्होंने अपनी छवि बदलने की बहुत कोशिश की थी। तो एक देशभक्ति का जो उनके ऊपर एक एक ट्रेडमार्क लग गया था। अब वो बहुत ही पॉपुलर होता है, उस ज़माने में भी बहुत पॉपुलर था और आज भी देशभक्ति की जो फ़िल्में आती हैं, मान लिया सनी देओल की आ जाए या किसी की आ जाए, तो सिनेमा हॉल में दर्शकों की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन उस छवि से उन्होंने बदलने की कोशिश की थी उस छवि को उन्होंने और उन्होंने एक अलग अ, रूप अपना भी दिखाने का प्रयास किया था, जो कलर की फ़िल्म बनाई थी उन्होंने। कलर की जो कहानी है, वह बिल्कुल अलग कहानी है। मनोज कुमार की जो तस्वीर हम फ़िल्मों में देखते हैं, हिमालय की गोद में देखा या फिर हरियाली और रास्ता में देखा, पत्थर के सनम में देखा, जो वो फ़िल्में उन्होंने नहीं बनाई है, जिसमें केवल उन्होंने एक्टिंग की थी। उसमें जो मनोज कुमार एक रोमांटिक और पारिवारिक सामाजिक नायक हैं, उसके इतर जो उन्होंने फ़िल्में बनाई, उसमें 2 तरह की फ़िल्में दिखाई देती है। एक तो राष्ट्रीय फ़िल्में दिखाई देती है, दूसरी सामाजिक पारिवारिक फ़िल्म दिखाई देती है। जैसे क्लर्क जैसी फ़िल्म है, जो दफ्तरी भ्रष्टाचार दफ्तर में किस प्रकार से एक ईमानदार व्यक्ति को किन दुश्वारियों से गुज़रना पड़ता है, इस पर वो केंद्रित फ़िल्म थी। फिर उसके बाद उसी समय वो फ़िल्म आती है कलयुग और रामायण, जिसको लेके बहुत ही बवाल हुआ था। आज की तारीख में जिस तरह से सड़क पे प्रदर्शन होते हैं किसी सीन को लेकर के या किसी गाने को की पंक्ति को लेकर के, उस ज़माने में भी हम लोग तो बहुत छोटे थे उस वक़्त लेकिन फ़िल्मी पत्रिकाएँ पढ़ा करते थे। घर में आती थी, पढ़ा करते थे, उसमें वो समाचार आता था। पढ़ते थे कि हाँ, कैसे उस फ़िल्म का नाम कलयुग की रामायण था, तो बाद में उसको वो प्रोटेस्ट की वजह से उसका नाम बदल दिया गया, कलयुग और रामायण रखा गया और उसका उनको नुकसान भी उठाना पड़ा, फ़िल्म बहुत चली भी नहीं। इस तरह से उन्होंने बहुत प्रयास किए थे, प्रयोग किए थे। ऐसा है ना, देखिए, जो शुरू की उनकी फिल्में थी, जहाँ वो रोमांटिक हीरो थे और जी, सिर्फ जी, एक्टिंग कर रहे थे, जी, तो स्टार हो गए थे। बड़ी-बड़ी फ़िल्में बन ली थी, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, बड़ी-बड़ी हीरोइनों के साथ काम कर रहे थे। तो हुँ, एक तरह से वो करियर उनका सेट हो गया था, जैसा किसी जी, भी बड़े स्टार्स का हो जाता है। और बहुत बहुत सारे जो बड़े स्टार्स हैं, वो इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि काम हो गया, चलो स्टारडम मिल गया, पैसा आ हुँ, रहा है, नाम मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब बहुत खुश हैं, सब ठीक-ठाक चलता रहता है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दर्शक हुँ, सभी सब बिल्कुल, जानते हैं जी, कौन लोग हैं। लेकिन थोड़े दिन की रोमांटिक फ़िल्में करने के बाद, एक बार उनको ये लगा कि ये सब पर्याप्त नहीं है। सिर्फ़ इतना ही करते रहें हम, या मैं करता रहूँ, ये मुझे हुँ, नहीं जम रहा है।
तो उसी दौर में उन्होंने शहीद फ़िल्म में काम किया, जो उनके मित्र सीताराम ने बनाई थी। जी। तो उस फ़िल्म के दौरान लोग ये कहते हैं नाम किसी और का था, लेकिन डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन जो मनोज कुमार का था, वो शहीद के लिए था। जी। और शहीद में उनको काम करने के दौरान डायरेक्शन करने का जो एक सुर लगा या जो एक चस्का लगा, उसके लिए उन्होंने बहुत पढ़ा, बहुत पूरे उसकी ये कोशिश की, देखी, किताबें पढ़ी, इतिहास में गए, बहुत सी रिसर्च की, और तब उन्हें लगा कि ये जो है, ये रोल मैं पूरी जान डाल सकता हूँ और इसको मैं अपनी तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन करीब-करीब उन्हीं के हाथ में था। वहाँ से उनको ये बात समझ में आई कि अगर मुझे अपने मन की कोई बात कहनी है और मुझे इस रोमांटिक इमेज से बाहर निकल के कुछ और बड़ी बात करनी है, तो मुझे अपनी फ़िल्म बनानी पड़ेगी और अपना डायरेक्शन करना पड़ेगा। तभी मैं अपनी बात अपने ढंग से कह सकूँगा। तो तब उन्होंने वो जो रोमांटिक टाइप की फ़िल्में थी, उन्हें करना कम कर दिया था फिर। और फिर अपनी फ़िल्मों में अपने विषय जो भी वो कहना चाहते थे, उनको कहने की कोशिश की उन्होंने। अब ये जो देशभक्ति का ये उपकार के हिट हो जाने से, पहली फ़िल्म के हो जाने से ये बात हो गई कि वो उसी तरह की फ़िल्म बनाएँगे, फिर रोटी कपड़ा मकान आई, फिर वो भी लगभग कुछ इसी तरह की थी। हालाँकि रोटी कपड़ा और कमान को भी पूरी तरह से देशभक्ति नहीं कहा जा सकता, वो एक तरह से सामाजिक फ़िल्म थी। सामाजिक फ़िल्म थी, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो उसमें मौसमी चटर्जी का उन्होंने आटे की बोरी पर जो रेप का एक सीन रखा था, पूरी तरह से सिंबॉलिक था कि रोटी के लिए मजबूर महिला को क्या-क्या नहीं करना पड़ सकता। हालाँकि उस सीन की भी बहुत आलोचना हुई थी। लोगों ने ये कहा था कि ये सेक्स को बनाने की कोशिश है। लेकिन उनका कहना था कि मैं एक सिंबल देना चाहता था, आटे पर रेप का मतलब ये है, कि रोटी की भूख। तो कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की थी, और आपका कहना ठीक है, क्लर्क जैसा सब्जेक्ट जो था, वो हर कोई नहीं बना था। उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हिम्मत उन्होंने की थी, बनाने की कोशिश की थी, बनाया, लेकिन अब वो शायद उनकी छवि की वजह से नहीं चली या लोगों को वो सब्जेक्ट नहीं पसंद आया, तो वो अपनी उस छवि को पूरी तरह से उससे निकल के बाहर नहीं आ सके, लेकिन कोशिश तो की थी उन्होंने। शोर में वही बात थी, बिल्कुल अलग तरह का सब्जेक्ट था, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ फिर। कलयुग और रामायण की बात हम लोग कर रहे थे। वो एक बहुत जी ही हाँ। गज़ब की फ़िल्म थी वो। बहुत ही प्रोटेस्ट हुआ था। तभी जी उस हाँ। पर चर्चा हुई कि उनके मन में बहुत ही अफ़सोस हुआ होगा कि हमने एक ऐसा विषय ठाना जिसका बहुत विरोध हो रहा है। जो हमेशा जो दर्शक उनके बहुत प्रशंसक हुए, बहुत ही उनके पक्ष में वो एक तरह से सामने आते थे। उनमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो गए उस थीम को लेकर के। ऐसा है कि जो भी कोई भी बड़ा स्टार होता है, जी। कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ें ऐसी निकल आती हैं जो दर्शकों को हज़म नहीं होती। ये भी वैसी फ़िल्म थी, जो जी, जी। मनोज कुमार की छवि के साथ नहीं जाती थी। जी, उनकी छवि के साथ नहीं जाती थी। लेकिन फिर ये वही बात है ना कि कुछ थोड़ा-सा अलग करने की चाहत तो होती ही है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो बात हुई थी, उन्होंने हमेशा ये कहा था कि मुझे अपनी किसी भी फ़िल्म पर अफ़सोस नहीं है। जी। मैंने क्लर्क क्यों बनाई, मैंने शोर क्यों बनाई, और फिर ये पेंटर बाबू को बना कर के मुझे क्या मिला, ऐसा नहीं है। एक जो राइटर होता है, जो कलाकार है, उसके मन में तरह-तरह की बातें आती हैं कि मैं ये कहूँ, मैं ये कहूँ, मैं ये कहूँ, और वो अपने ढंग से उसे कहने की कोशिश करता है। तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो ठीक लगती है, जो लगता है कि हाँ, इसने कुछ नया किया, चलो ये एक नया रास्ता यहाँ से उसके लिए खुला, और कुछ के लिए वही चीज़ बोझ बन जाती है। तो उनके लिए ये फ़िल्में, ये अपनी छवि को अलग करना या कलयुग जैसी फ़िल्म को करना जो था, वो जी, नहीं रास आया, नहीं बना उनके लिए उसे। जी, जी, जी। अरविंद कुमार जी उनको आइडियाज़ मैन के तौर पर याद करते थे।
जैसे कि आइडियाज मैन मनोज कुमार, बहुत सारे तो डायरेक्टर को जो सीखने, जो उनको गुरु मानते थे या जिनसे भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उनको वो आइडिया जी, शेयर करते थे। डाउन फिल्म का गाना "खाई के पान जी, बनारस वाला है", वो उन्हीं के आइडियाज़ पर गाना उसमें शामिल किया गया था। ऐसे भी मेरा नाम जोकर का प्रसंग उन्होंने एक बार लिखा था। मैं भी भूल रहा हूँ थोड़ा, या और भी कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, जो आइडिया वो बहुत शेयर करते थे कि कैसे फ़िल्म, उनके आइडिया का मकसद ये था कि कैसे फ़िल्म मनोरंजक हो, पूरे परिवार का मनोरंजन कैसे हो, वो आइडिया वो शेयर किया करते थे। और अपनी तो तमाम वो फ़िल्मों में उन्होंने इस चीज़ को रखा है। जो मैंने पहले आपसे कहा कि बहुत सारे आइडिया ऐसे थे जो उन्होंने डेवलप किए थे, हुँ, लेकिन उन पर फ़िल्में बनी नहीं। और हाँ, जैसे मैंने बताया आपको कि वो ट्रेन के सफ़र के दौरान या कभी छुट्टियों में या कभी शूटिंग में जब थे और तो बाहर गए हुए हों, वहाँ टाइम मिला हो, तो वहाँ बजाय इसके कि वो शाम की शराब की पार्टियों में बैठें या कुछ और हुँ, ये करें, उसकी जगह उनकी कोशिश ये रहती थी कि कोई नया विषय मिल जाए, कुछ सोच सकें। और इस काम में शशि जी उनका बहुत मदद मदद करती करते थी। बहुत जी, मदद करती थी और दोनों जने मिल कर के अक्सर जो उनकी बातें होती थी आपसी, वो यही जी, होती जी। थी कि अच्छा ऐसा एक सब्जेक्ट बनाया जाए, अच्छा ऐसा अगर करें तो कैसा हो, अच्छा ऐसा कोई कुछ हो तो वो कैसे करें। जी, और जी, अब ये हम लोग वार्ता जो तो जी, जी, जी। जी, जी, आप कुछ तो कह इस रहे थे। मैं कह रहा था कि इस तरह के जो फिर उनको सब्जेक्ट कोई ये लगता था कि हाँ, इसमें ज़्यादा दम है, तो अपने उन जी, करीबी दोस्तों से, मिलने वालों से डिस्कस करते थे, हुँ, जिनको जिनकी राय उनके लिए महत्वपूर्ण थी। जी, अरविंद जी, जी बहुत उनमें से ही एक थे और शशि जी के परिवार से अरविंद जी का कभी पुराना कुछ जान-पहचान पहले की भी थी, दिल्ली के समय में भी जब दिल्ली में थे अरविंद जी, हाँ, तब हाँ, शशि जी हाँ, के लिखा था। परिवार को जानते थे। हाँ, हाँ, जी, जी, बताया हाँ, था। हाँ, तो वो इसलिए शायद वो उनको आइडियाज़ मैन कहा करते होंगे। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी मनोज कुमार जी से? अ, उससे आखिरी तो नहीं, सीधे-सीधे मुलाकात तो नहीं कह सकते। जी, प्रत्यक्ष जो एक मुलाकात थी वो तब थी जब मैं सोनी एंटरटेनमेंट के लिए वो प्रस्ताव लेके उनके पास गया था, जी, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया। हुँ, और उसकी तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद भी वो लगातार बीमार ही रहते थे। जी, 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 और फिर बाद में उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। जी। उस समय भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी और वो अवार्ड लेने भी वो व्हीलचेयर पर ही गए थे। हाँ, हाँ, मुझे याद है मैं था उस वक़्त वहाँ पे, 2016 हाँ, में जब आए थे तो। मेरा जी। छोटा-मोटा आमना-सामना हुआ था। 1-2 हाँ, छोटे-मोटे सवाल किए थे मैंने, तो उस वक़्त हाँ। उन्होंने, जब मैंने पूछा था कि क्या अभी भी कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ बनाना चाहते हैं? तो हुँ, उन्होंने उस वक़्त ज़िक्र किया था आर्यभट्ट का, कि अच्छा। जी, आर्यभट्ट नाम से जो फ़िल्म बनाना चाहते हैं। जी, लेकिन जी, अभी जी। हमें नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट आगे किस रूप में आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, हाँ, किस रूप हाँ, में हाँ, रहा हाँ। है। क्या मतलब आपसे भी कभी कोई चर्चा हुई थी कि कोई ऐसी बेस्ट ऐसी फ़िल्म है जो वो उनके दिमाग में है, जो अभी तक बना नहीं पाए, बनाना चाहते हो? जो मैंने कहा ना, एक तो वो टिकट लगाने वाला वो वाला जो विषय था वो हाँ, उनको हाँ, बहुत वो वो बताया था। था, उसकी तरफ बहुत उनका झुकाव, तो उसके बारे में उस समय बात हुई थी। उसके जी, अलावा जी। भी 2-2 3-3 4-4 विषय उनके दिमाग में चलते रहते थे कि अच्छा इसको बनाएँ, अच्छा इसको बनाएँ, इसको डेवलप करेंगे, आगे मौका मिलेगा तो इसको आगे ऐसे करेंगे। वो बातें हुँ, चलती रहती थी। हुँ, लेकिन जब आखिरी जो बात आप कह रहे हैं, वो जब उनको अवार्ड मिला, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार हुआ, तो उनके घर जाना मुझे इसलिए बहुत उचित नहीं लगा कि वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। देर तक जी, बैठ नहीं पाते थे, देर तक बोल नहीं पाते थे और लोग भी ये उनके परिवार के लोग ही चाहते थे कि थोड़ा उन्हें आराम ही दिया जाए। तो मैंने फ़ोन किया था उन्हें। हुँ, फ़ोन करके मैंने उनसे पूछा था, "आपको कैसा लग रहा है? इतना बड़ा सम्मान आपको मिला है, इतना कुछ ये हुआ, कैसा लग रहा है आप?" हुँ, तो उन्होंने कहा था, "ये मुझे वैसा ही लग रहा है, वैसी अनुभूति हो रही है, जैसा जब शास्त्री जी ने मेरे से कहा था कि तुम एक ऐसी फ़िल्म बनाओ, किसान और हुँ, जवान को लेके, जो उन्होंने मेरे हुँ, ऊपर जो एक विश्वास व्यक्त किया था और मुझे एक बिल्कुल, ज़िम्मेदारी सौंपी थी, जब मुझे जो खुशी हुई थी, वैसी खुशी आज हुई है। वैसी हुँ, खुशी मुझे राष्ट्रपति जी से वो
पुरस्कार लेते समय लगा कि शास्त्री जी की बात मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण रही और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितनी मदद की, वही फीलिंग मुझे आज फिर हो रही है। तो वो आखिरी बात मेरी उनसे जब थी वही हुई थी। जाहिर सी बात है, अगर कोई प्रधानमंत्री किसी फिल्म मेकर को कहे कि आप इस विषय पे फिल्म बनाइए, तो किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक बहुत ही गौरवमय बात होती है और एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। और उसको जी, उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक, बहुत ही गंभीरता से उपहार जैसी फिल्म बनाई और जी, समर्पित किया देश को। और आप उनकी कौन-सी ऐसी फ़िल्म है जिसको सबसे बेस्ट मानते हैं? कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति किस फ़िल्म को मानते हैं? निर्माता के तौर पहले की जो फ़िल्में थी उनमें तो रोमांटिक छवि वाले वो थे, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी पे? कि उनको अब याद किया जाए। वो अच्छी थी, रोमांटिक थी, जी, वो जी, ऐसी जी। थी। हुँ, हुँ। लेकिन जो उनका पूरा निखार जो था मुझे लगता है उनकी पहली ही फ़िल्म जो थी, जी, उपकार, उस हाँ, उपकार में जो बात जिस तरह से कह सके, जिस तरह से चुनाव किया उन्होंने लोगों का, जिस तरह से प्राण की छवि को पूरा ही बदल दिया। बिल्कुल, बहुत सही, ये बहुत सिर्फ़ सही। ये सिर्फ़ उनकी हिम्मत की बात थी हुँ, कि लोगों की विरोध के बावजूद लोगों ने कहा था ये प्राण को ये मत लो, ये साधु संत जैसा रोल प्राण जैसे खलनायक को देके क्या कर रहे हो तुम, ये क्या होने वाला है इसका? ये और इतना अच्छा गाना प्राण पर फ़िल्माया जाए, ये क्या है? कौन-सी बेवकूफ़ी है? लेकिन वो अपनी बात पर दृढ़ रहे क्योंकि पूरे विषय पर उनको बहुत भरोसा था बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सारी बात जो वो कह गए उस फ़िल्म में जिस तरह से कहना चाहते थे, वो फ़िल्म उनकी बहुत अच्छी पहली फ़िल्म बहुत अच्छी थी। अब चाचा देखिए के तौर क्या पर हो रहा वाक़ई है जी, 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 अभी जी, क्या आप हो रहा है अभी क्या हो रहा है कि आजकल आप देखिए तमाम फ़िल्मों में देशभक्ति का एक उस मैं उस सवाल पर आ रहा माहौल था आपसे नहीं आ रहा है। मैं आखिरी सवाल मैं उसी पर करना चाह रहा था जो आप जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, जी, हम उस पे सवाल करके आ रहे हैं आपसे कि हाँ, मलंग चाचा के तौर पर जो किरदार उन्होंने बुना था उपकार में, वह मलंग चाचा एक ऐसा किरदार है जो बिल्कुल ही न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। और निष्पक्ष है। उसमें ऐसा लगता है जैसे लेखक खुद मौजूद है उस किरदार में। और वही उस एक फिलॉसफर गाइड की तरह से उस पूरी कहानी का, उस फ़िल्म का उस वो किरदार है। जी हाँ, तो उपकार हो या और भी फ़िल्में हो, क्रांति हो, क्रांति में भी उन्होंने सभी तरह के किरदार उन्होंने गढ़े थे, जो देशभक्ति के जज़्बात से लैस थे। उसमें खुद मनोज कुमार जी का किरदार था, तो वो करीम खान का किरदार शत्रुघ्न सिन्हा का भी था। वो समझते थे कि उन्होंने उस तरह की कहानी बुनी, जिसमें वो समझते थे कि सभी का योगदान है आज़ादी में, आज़ादी के आंदोलन में। उस तरह के किरदार उन्होंने बुना, एक संपूर्ण भारतीयता दिखाने का प्रयास किया था उन्होंने अपनी फ़िल्मों में। जो जी उन्होंने हाँ। देशभक्ति फ़िल्मों का ना जो मानक तैयार किया और आज जो फ़िल्में बन रही है देशभक्ति की, उसमें आप कितना बुनियादी अंतर पाते हैं और आज के फ़िल्म मेकर्स को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल। देखिए नसीहत देने जैसी तो मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन ये है कि अभी जो हैं जैसे अक्षय कुमार हैं वो उन्होंने तमाम ऐसी फ़िल्में की हैं जो जी, देशभक्ति की हैं। सनी देओल की जो फ़िल्में हैं जो पाकिस्तान के साथ जिनकी बात होती है और फिर हम जीत गए और हमारा जज़्बा और हमारी बात सब जगह जो हो रही है। हुँ, ये मनोज कुमार की फ़िल्मों से इसलिए अलग है कि ये गढ़ी हुई जैसी लगती हैं। जी, इनमें जो देशभक्ति का मादा जो जोड़ा गया है वो लगता है कि हाँ, शुरू में ही मालूम पड़ जाता है फ़िल्म शुरू होते है कि हाँ, ये अब ये दुश्मन से छुड़ा लाएगा अपने वीर को और आखिर हम पाकिस्तान पर विजय पा लेंगे और फिर ये हो जाएगा और हम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हुँ, वो सीधे मन को वैसा असर नहीं करता, जैसा हुँ, उपकार का मलंग चाचा जो कहता है, जो बताता है, जो उसके गाने की जो लाइनें हैं, जी, जी, वो एक अलग असर छोड़ता है। जी, जी, बिल्कुल। मनोज का वो चरित्र जो वो अपने भाई के लिए कर रहा है, जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहा है, वो जी, इतना गढ़ा हुआ नहीं लगता।
स्वाभाविक लगता है। परिवारों में जगह-जगह इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो जो बात थी, वो अब थोड़ी नकल जैसी लगती है। मुलम्मा जैसे चढ़ाया गया हो ना कहानी के ऊपर देशभक्ति का, वैसी लगती हैं वो मुझे। जी, 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 जी। विनोद सर आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। मनोज कुमार जी सही के में बारे में और उस दौर की फ़िल्मी कहानियाँ और किस्से, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करके बहुत ही अच्छा लगा। ये तो चलिए ऐसी ऐसी बातचीत है जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा फ़िलहाल ही हम है। लोग हम लोग फिर मेरे क साथ भी मैं ऐसा ही फिर आपसे है। मैं फिर आग्रह अभी करूँगा आपसे आपको फिर मैं कभी आग्रह करूँगा कि हम लोग फिर कभी इस तरह से किसी और ज़रूर, मुद्दे ज़रूर, पर और मेरा पूरा अनुरोध है आपसे कि कभी आप ज़रूर इस तरह से समय बीच-बीच में निकाल लिया करें, ताकि ज़रूर जब इससे जब फ़ायदा भी ये होगा कि ये इससे फ़ायदा ये होगा सर कि जो आपके पास अनुभव है, जो आपके पास विचार हैं, जो आपकी यादें हैं, वह इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों तक देखिए संरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी और पहुँचेगी। इतनी सारी बातें तो सच हो जाएँगी पता नहीं, लेकिन ठीक है, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मुझे भी इसलिए बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी पुरानी बातें आईं, अरविंद जी का ज़िक्र हुआ, माधुरी के टाइम की बातें हुईं और जी, जी। ये सब चीज़ें मुझे एक नया उत्साह देती हैं, नया-नया मन में बिल्कुल, उमंग बिल्कुल। जगती है उनको देख कर के। तो जब भी हुँ। मौका होगा, हम ज़रूर आगे भी ऐसी बातें करते रहेंगे और जी, बहुत जी, अच्छा बिल्कुल। लगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। फिर मुलाकात। नमस्कार। देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी ज़िंदगी का बायस्कोप। नमस्कार।